गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज जो है अपन आपका जो है अध्याय 7 अर्थशास्त्र में कक्षा 12वीं के में आज जो हम पढ़ेंगे इसका जो है तीसरे भाग में ध्यान देंगे बच्चों। इसमें तो यहाँ पर बताया गया तीसरे में मांग में परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड। यदि किसी वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाए तो इसका प्रभाव संतुलन जो है कीमत और संतुलन मात्रा दोनों पर पड़ता है। तो मांग में परिवर्तन की दो स्थिति हो सकती है बच्चों। पहला है मांग में वृद्धि का प्रभाव एवं मांग में कमी का प्रभाव। तो इसमें अगर देखेंगे, देखो मांग में परिवर्तन आने से क्या होता है, परिवर्तन हो गया तो मांग अगर मात्रा में कम है तो कम मात्रा में ज़्यादा हो क्या होगा, खरीदने वाला हो जाएगा, इसलिए पूर्ति नहीं हो पाएगी यहाँ पर है। तो इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों। अगला देखेंगे मांग में वृद्धि का प्रभाव। यहाँ पर देखेंगे मांग में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, किसी वस्तु की पूर्ति की स्थिर रहने पर जब मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर बोला गया है पूर्ति स्थिर रहने पर जब मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाती है। इसे निम्नलिखित रेखा चित्र सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुत रेखा चित्र में डी मांग वक्र और SS पूर्ति वक्र का E बिंदु पर संतुलन होता है। यहाँ पर इस संतुलन बिंदु E पर OP जो दर्शाया गया है, EQ संतुलन मूल्य और OQ संतुलन मात्रा थी। अब पूर्ति वक्र तो ऐसे बना रहता है किंतु मांग में वृद्धि हो जाने के कारण मांग वक्र दाईं ओर खिसक कर DD1 हो जाता है। इससे नया DD1 मांग वक्र का SS पूर्ति के साथ E1 बिंदु पर संतुलित हो जाते हैं। अतः अब संतुलन कीमत बढ़कर E1 और Q1 और संतुलन मात्रा बढ़कर OQ हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे मांग में जो है परिवर्तन में वृद्धि होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर मांग में दूसरा दिया मांग में कमी का प्रभाव। अगर मांग में सिंपल बात है, अगर मांग में जो है कमी हो जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है कीमत में था, उसी बताया गया। ध्यान रखना बच्चों, किसी वस्तु की पूर्ति की स्थिर रहने पर जब मांग में कमी होती है तो संतुलन मात्रा और मात्रा दोनों में कमी हो जाती है। इससे निम्नलिखित रेखा की सहायता समझाया जा सकता है जैसे, परंतु जो है प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा तथा OY में लंब रेखा पर कीमत को दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभ में DD मांग वक्र और SS पूर्ति के बीच संतुलन E बिंदु पर होता है। E जो है संतुलन बिंदु के अनुसार OP संतुलन मूल्य और OQ संतुलन मात्रा थी। अब मांग में कमी के कारण मांग वक्र बाईं ओर खिसक कर DD1 हो जाता है। इसे नया DD1 मांग वक्र का SS पूर्ति E से 1 से बिंदु पर संतुलन होता है। अतः अब संतुलन मूल्य घटकर OP1 और E1 Q1 और संतुलन मात्रा में भी घटकर OQ1 रह जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वस्तु की पूर्ति के यथास्थिर रहने पर मांग में वृद्धि होती तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा बढ़ती जाती है तथा मांग में कमी होने पर संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा कम हो जाती है। इन दोनों के एक ही रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर प्रस्तुत मात्रा तथा OY लंब रेखा पर कीमत को दिखाया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं प्रारंभिक मांग वक्र DG1 पूर्ति रेखा SS को बिंदु जो है E बिंदु पर काटती है, जिससे OQ मात्रा तथा OP कीमत का निर्धारण होता है। मांग वक्र DD1 मांग वक्र में वृद्धि को प्रदर्शित करता है तो कीमत भी OP से बढ़कर OP1 हो जाती है। वही दूसरी ओर मांग के घटकर DD2 हो जाने से कीमत व मांग घटकर OP2 तथा OQ2 हो रह जाती है ना बच्चों। इस प्रकार जो है मांग में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कमी में। अगला देखेंगे पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव। यदि किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो लेकिन वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आ जाए, मतलब कम ज़्यादा हो जाए, तो उसका प्रभाव संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों पर पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका पूर्ति नहीं हो पाता है ना। पूर्ति में परिवर्तन की दो स्थितियाँ, पहले पूर्ति में जो होता है वृद्धि का प्रभाव, पूर्ति में कमी का प्रभाव, जो फिर पढ़े सेम का सेम बच्चों। यहाँ पर देखें पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव, किसी वस्तु की मांग यथास्थिर रहने पर जब पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो संतुलन मूल्य में तो कमी होती है यहाँ पर, है ना, किंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। इसे निम्न रेखा चित्र सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर
जो दिया है प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा है तथा वाई ओ वाई लंब रेखा पर कीमत को दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभ में डी डी मांग वक्र और एस एस पूर्ति मांग के बीच ई बिंदु पर संतुलित होता है। इस संतुलन बिंदु के आधार पर पी ओ और ई क्यू संतुलन मूल्य और ओ क्यू जो है संतुलन मात्रा का निर्धारण होता है। अतः अब जो है पूर्ति हो जाने के कारण पूर्ति वक्र दाएं और खिसककर S1 हो जाता है। इसे नए S1 जो पूर्ति वक्र और डी डी मांग वक्र पर E1 बिंदु पर संतुलन होता है। अब संतुलन कीमत घटकर P1O E1 Q1 रह जाती है, परंतु संतुलन मात्रा बढ़कर OQ हो जाती है। अब अगला देखेंगे पूर्ति में कमी का प्रभाव जो होता है किसी वस्तु की मांग के यथास्थिर रखने पर जब पूर्ति में कमी होती है तो संतुलन मूल्य में वृद्धि होती है और संतुलन मात्रा में कमी होती है। इससे निम्न रेखा चित्र सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई में लंब कीमत को दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभ में डी डी मांग वक्र और एस एस पूर्ति वक्र के बीच जो ई बिंदु पर संतुलन होता है। इस संतुलन बिंदु के आधार पर पी ओ और ई क्यू संतुलन मूल्य है और ओ क्यू संतुलन मात्रा का निर्धारण होता है। अब पूर्ति में कमी हो जाने के कारण पूर्ति वक्र बाएं ओर खिसककर SS1 हो जाती है। इस नए SS1 पूर्ति वक्र जो है और DD1 वांग जो है आपको ई बिंदु पर संतुलन दिखाई देगा बच्चों। तो अब संतुलन जो है मूल्य जो है बढ़कर P1 यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं P1 और Q1 और E1 हो जाती है, लेकिन इसका संतुलन मात्रा घटकर OQ रह जाती है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर जो है ये कीमत है वस्तु की मात्रा है बच्चों, यहाँ पर है ना। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की मांग के यथास्थिर रखने पर पूर्ति से वृद्धि होने पर संतुलन मूल्य कम हो जाता है तथा संतुलन मात्रा बढ़ जाती है तथा पूर्ति में कमी होने पर संतुलन मूल्य बढ़ जाती है। हम तो देखते हैं अगर पूर्ति कम हो रहा है तो उसका मांग बढ़ेगा और उसका रेट भी बढ़ जाएगा, जबकि संतुलन मात्रा में कम हो जाती है। इन दोनों को एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखा चित्र में प्रारंभिक पूर्ति रेखा SS जब मांग रेखा DD को ई बिंदु पर काटती है तो OP की मत का निर्धारण होता है। जब पूर्ति है बढ़कर SS1 हो जाती है तो कीमत जो OP से घटकर OP1 रह जाती है। इसी प्रकार पूर्ति के घटकर S2 में बदल जाने पर कीमत भी OP से बढ़कर OP2 हो जाती है ना बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन का प्रभाव। तो यहाँ पर देखेंगे मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। इफेक्ट चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई टू बोथ। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जब मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन आ जाए तो दोनों में परिवर्तन होने पर नए मांग वक्र और नए पूर्ति वक्र का अंश भी संतुलित होगा, वही संतुलन मूल्य का भी निर्धारण होगा। नीचे मांग और पूर्ति वक्र में परिवर्तन की विभिन्न स्थितियों को रेखा चित्रों में बताया गया बच्चों, और इन स्थितियों से संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझाया गया है। तो आइए देखते हैं पहले, यदि मांग में वृद्धि हो तथा पूर्ति में कमी हो जाने पर मूल्य जो है तेजी से बढ़ेगा। देखो मांग में वृद्धि हो गया है लेकिन पूर्ति में कमी हो तो मूल्य में तेजी से बढ़ेगा। आपको पहले बताया बच्चों मैंने, यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए और उसकी पूर्ति में कमी हो जाए तो इसका प्रभाव यह होगा कि उसका मूल्य है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रस्तुत रेखा चित्र में OX आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा तथा OY लंब रेखा पर कीमत को दिखाया गया है। DD मांग जो प्रारंभिक मांग जो होता है, SS प्रारंभिक पूर्ति वक्र तथा E जो है प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। जब मांग बढ़कर DD1 तथा पूर्ति घटकर SS हो जाती है तो मांग और पूर्ति दोनों के नए वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर आपको देखिए यहाँ पर काट देते हैं। अतः स्पष्ट है कि मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति में कमी होने पर संतुलन मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, जबकि संतुलन मात्रा यथास्थिर रहेगा। अब आता है यदि मांग में कमी हो तथा पूर्ति में वृद्धि हो तो मूल्य अधिक घटेगा। यदि किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है और इसकी पूर्ति बढ़ जाती है तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि उस वस्तु का मूल्य जो है बहुत अधिक कम हो जाएगा और इस संतुलन मात्रा स्थिति रहेगी। इसे रेखा चित्र प्रदर्शित किया गया बच्चों इसमें को भी। तो प्रस्तुत रेखा चित्र में DD मांग प्रारंभिक मांग वक्र में जो दिया है SS जो है प्रारंभिक पूर्ति के वक्र जो है E प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। जब मांग घटकर DD1 तथा पूर्ति बढ़कर SS हो जाती है तो मांग व पूर्ति के
दोनों नए वक्र एक दूसरे को E1 बिंदु पर काटते हैं। अतः स्पष्ट है कि मांग में कमी होने तथा पूर्ति में वृद्धि होने पर संतुलन मूल्य में अधिक कमी आ जाएगी। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे जो दिया गया आपका, यदि मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात में कमी या वृद्धि हो तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें पता चल जाता है जो मांग है पूर्ति बराबर है तो कोई वृद्धि या कोई कमी नहीं होगा। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और उसी अनुपात में उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार यदि किसी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है और उसी अनुपात में उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसे निम्नांकित रेखाचित्र में प्रदर्शित किया गया है बच्चों। लेकिन ऐसा नहीं होता है। OX आधार रेखा पर मांग व पूर्ति की मात्रा को OY लंब रेखा पर कीमत को दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर चित्र में DD जो है फर्स्ट वहाँ प्रारंभिक मांग है और SS प्रारंभिक पूर्ति, वक्र जो है E पर प्रारंभिक संतुलन मूल्य है। जब मांग DD1 के तथा पूर्ति जो S1 हो जाती है तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को E पर काटते हैं जो नया संतुलन मूल्य बनता है यहाँ पर। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में मूल्य जो समान रहेगा क्योंकि इसमें मांग और पूर्ति में जो है समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, जबकि मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाएगी। अगला देखेंगे रेखा चित्र में जो है मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात में कमी होने पर संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य को दिखाया गया है चित्र में। DD1 प्रारंभिक मांग व SS प्रारंभिक पूर्ति वक्र तथा E प्रारंभिक संतुलन मूल्य है। यदि मांग घटकर DD1 तथा पूर्ति घटकर SS1 हो जाती है तो दोनों नए वक्र एक दूसरे को E1 पर काटते हैं जो नया संतुलन मूल्य है। अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में संतुलन मूल्य समान बना रहेगा क्योंकि मांग व पूर्ति दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, जबकि संतुलन मात्रा घटकर OQ1 रह जाती है। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर जो है आपका, इसमें यदि मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो लेकिन सामान्य अनुपात में नहीं तो संतुलन मूल्य उस शक्ति के द्वारा निर्धारित होगा जिसमें अधिक परिवर्तन होता है। तो इसमें देखेंगे यदि किसी वस्तु की मांग न बढ़ जाए और उसकी पूर्ति भी बढ़ जाए लेकिन पूर्ति में होने वाली वृद्धि और मांग में होने वाली वृद्धि से कम हो तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। यदि पूर्ति में अधिक वृद्धि होगा और मांग में कमी होगी तो उसका मूल्य घट जाएगा। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की मांग कम हो जाए और उसकी पूर्ति भी कम हो जाए लेकिन मांग में होने वाली कमी अधिक हो तो वस्तु का मूल्य घट जाएगा। यदि पूर्ति में होने वाली कमी अधिक होगी तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगी। इस स्थिति में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाएगा। बच्चा आज के लिए यहाँ गुड डे। अगले पार्ट में जो आपको चौथे भाग में इसमें आगे पढ़ाया जाएगा। गुड डे।